दोस्तों, आपने बिग बॉस का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसा शो जहां कॉन्टेस्टेंट्स के पास कोई प्राइवेसी नहीं होती। हर पल उन पर नजर रखी जाती है, हर बात रिकॉर्ड होती है और पूरी दुनिया उनकी जिंदगी को देखती है। लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ एक शो न होकर हमारी असली जिंदगी बन जाए तो? अगर हर वक्त कोई सरकार, कोई ताकत हमारी हर हरकत, हर बातचीत, यहां तक कि हमारी सोच पर भी कंट्रोल करे तो? यही सवाल उठाती है जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984। ये किताब किसी कहानी से ज्यादा है। ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग कि इंसान की आजादी कैसे छीनी जा सकती है और लोग कैसे बिना जाने ही गुलाम बना दिए जाते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 1984 की चैप्टर वाइज समरी, आसान हिंदी में, जहां हम सिर्फ प्लॉट नहीं बल्कि ऑरवेल की असली सोच और उसके छुपे हुए संदेश को समझेंगे। क्योंकि ये किताब एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आई ओपनर है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑरवेल हमें किस खतरनाक भविष्य के बारे में सचेत करना चाहते थे। चैप्टर 1, फियर एज अ वेपन। डर, ये वो चीज है जिससे कोई भी इंसान पूरी तरह काबू में आ सकता है। इंसान कितना भी समझदार, कितना भी बहादुर या कितना भी रिबेल क्यों न हो, अगर उसके सबसे बड़े डर को उसके सामने रख दिया जाए तो वो पिघल जाएगा। यही डर है जो हर बड़ी ताकत, हर सिस्टम और हर सत्ता अपने लोगों पर सबसे बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है। जरा सोचिए, जब कोई सरकार या अथॉरिटी आपको हर वक्त डर में जीने पर मजबूर कर दे, कभी नौकरी खोने का डर, कभी समाज में बदनाम होने का डर, कभी डिजिटल वर्ल्ड में एक्सपोज हो जाने का डर। ये डर हमें उतना ही कंट्रोल करता है जितना किसी जंजीर से बांधना करता। फर्क बस इतना है कि ये जंजीर दिखाई नहीं देती। आज भी देख लीजिए, लाखों लोग अपने बॉस के सामने सच नहीं बोल पाते, सिर्फ इस डर से कि कहीं नौकरी न चली जाए। लोग सोशल मीडिया पर अपनी असली राय नहीं लिखते इस डर से कि कहीं ट्रोल न कर दिए जाए या कैरेक्टर असैसिनेशन न हो जाए। कुछ लोग तो घर के अंदर भी अपनी असली सोच नहीं बोल पाते कि कहीं फैमिली या सोसाइटी जज न कर दे। ये सब मॉडर्न वर्जन्स हैं उस फियर एज अ वेपन के, जिसके बारे में ऑरवेल ने 1984 में बताया था। डर का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये हमें खुद अपने प्रिंसिपल से बीट्रे करवा देता है। इंसान डरते डरते वो सब करने लगता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था, और सिस्टम यही जीतता है। उसे किसी को ओपनली मारने या जेल में डालने की जरूरत नहीं होती। उसे बस इतना करना होता है कि इंसान के दिमाग में ये बैठा दे, अगर तुमने रूल तोड़ा तो तुम्हें तुम्हारे ही डर से तोड़ दिया जाएगा। याद रखो, एक सिस्टम तभी सस्टेनेबल बनता है जब लोग खुद डर डर कर वही करें जो सिस्टम चाहता है। और ऑरवेल ने यही चेतावनी दी थी कि डर सिर्फ एक इमोशन नहीं, ये एक पॉलिटिकल टूल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर डर को वेपन बनाकर इंसान की सोच को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या सच और हकीकत भी कंट्रोल की जा सकती है? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 2, पावर ओवर ट्रूथ। सच, ये शब्द सुनते ही दिमाग में पवित्रता, ईमानदारी और भरोसे की तस्वीर बनती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सच को भी कोई सत्ता अपने हिसाब से गढ़ने लगे तो? अगर आज आप जो मानते हो वही कल झूठ घोषित कर दिया जाए और कल जो झूठ था उसे नया सच बना दिया जाए, यही है असली ताकत, पावर ओवर ट्रूथ। ऑरवेल ने 1984 में हमें यही दिखाया कि किसी भी सिस्टम की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना या उसका पैसा नहीं होता, बल्कि उसका वो कंट्रोल होता है जिससे वो लोगों के दिमाग में सच डाल देता है। सोचिए, अगर अखबार, न्यूज चैनल, किताबें और यहां तक कि लैंग्वेज ही आपके खिलाफ ट्विस्ट कर दी जाए, तो आप किस पर भरोसा करोगे? आप मान भी लोगे वही जो आपको बार बार सुनाया जाएगा। यही वजह है कि आज फेक न्यूज इतनी खतरनाक है। अगर किसी चीज को 1000 बार रिपीट कर दिया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं, चाहे उसकी हकीकत कुछ भी हो। इस सिस्टम की चाल यही है, रियलिटी को मैन्युफैक्चर करना। एग्जाम्पल देखो,
जब इकोनॉमी गिरती है तो कहा जाता है हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब लोग भूखे होते हैं तो कहा जाता है फूड प्रोडक्शन रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जब युद्ध छिड़ा होता है तो बोला जाता है पीस बनाए रखने के लिए लड़ाई जरूरी है। धीरे धीरे इंसान का दिमाग कंडीशन हो जाता है कि सच वही है जो ऊपर से बोला गया है, और यही सबसे खतरनाक गुलामी है, क्योंकि यहां जंजीरें नहीं होती, यहां तो दिमाग पर कब्जा होता है। अगर आज के समय से कंपेयर करें तो देखो कितनी बार सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें ट्रेंड कराई जाती हैं जो असली इश्यूज से ध्यान भटका देती है। कितनी बार लीडर्स अपनी नाकामी को नए स्लोगन्स और सक्सेस स्टोरीज में बदल देते हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं और आखिर में सच को भूलकर वही मान लेते हैं जो बार बार हमारे सामने परोसा जाता है। यही है पावर ओवर ट्रूथ। ऑरवेल हमें समझाना चाहता था कि डिक्टेटरशिप सिर्फ बंदूक से नहीं चलती, बल्कि वो सच को बदलकर लोगों के दिमाग पर राज करती है। क्योंकि जब आपको यकीन ही नहीं रहेगा कि सच क्या है, तो आप सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे। और एक सोसाइटी जिसमें सवाल खत्म हो जाए, वहां आजादी भी खत्म हो जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सच भी सत्ता की मुट्ठी में है, तो इंसान के सबसे पर्सनल इमोशंस का क्या? क्या प्यार भी सिस्टम की पकड़ से बच सकता है? यही सवाल अगले चैप्टर में उठता है। चैप्टर 3, मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी। हकीकत। इंसान की जिंदगी इसी पर टिकी होती है। हम मानते हैं कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो इतिहास में लिखा है, वही सच है। लेकिन अब सोचिए, अगर हकीकत को भी कोई सत्ता अपनी मर्जी से बदलने लगे तो? अगर कल आपने किसी चीज को अपनी आंखों से देखा और आज आपको कहा जाए कि नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? अपनी यादों पर या उस सिस्टम पर जो आपको बार बार कह रहा है कि आपकी यादें झूठी हैं? यही है मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी। सच को तोड़ना मरोड़ना और लोगों के दिमाग में नया सच गढ़ देना। ऑरवेल ने 1984 में हमें दिखाया कि सत्ता कैसे इतिहास की किताबें, अखबार, यहां तक कि भाषा तक को बदल देती है, ताकि इंसान कभी सिस्टम के खिलाफ सबूत ही पेश न कर सके। अगर सबूत बचेंगे ही नहीं तो सवाल भी नहीं उठेंगे। आज के समय में देखिए, ये खेल हमें साफ दिखाई देता है। जब मीडिया बार बार एक ही नैरेटिव दिखाता है तो लोग उसे मानने लगते हैं। जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स उठाए जाते हैं तो वो हमारी सोच को शेप कर देते हैं। और जब टेक्स्ट बुक्स में हिस्ट्री को सिलेक्टिव तरीके से लिखा जाता है तो आने वाली पीढ़ियां वही मानती है जो सत्ता चाहती है। यही है मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी, एक ऐसा सच जो नेचुरल नहीं बल्कि बनाया हुआ है। और इस सिस्टम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये इंसान को उसकी यादों से ही काट देता है। सोचो, अगर आपको हर बार कहा जाए कि आपकी यादें गलत हैं, तो धीरे धीरे आप खुद अपनी यादों पर शक करने लगेंगे। और जब इंसान अपनी ही यादों पर भरोसा खो दे तो उसके पास बचता ही क्या है? वो पूरी तरह सिस्टम के कंट्रोल में चला जाता है। ये सिर्फ ऑरवेल की दुनिया की बात नहीं है, आज भी हमें दिखाई देता है। जब लीडर्स कहते हैं हमेशा सब अच्छा रहा है, या इतिहास हमें गौरवशाली दिखाता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, तो वहां सच को रिप्लेस किया जा रहा होता है और इंसान चुपचाप वही मान लेता है, क्योंकि अल्टरनेटिव फैक्ट्स तक उसकी पहुंच नहीं है। ऑरवेल हमें चेतावनी देता है कि असली गुलामी तब शुरू होती है जब इंसान की रियलिटी उसी के खिलाफ इस्तेमाल की जाए। जब भाषा, किताबें और मेमोरीज तक सत्ता की प्रॉपर्टी बन जाए, क्योंकि तब इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है और सवाल खत्म होते ही आजादी भी खत्म हो जाती है। अब सोचो, अगर सिस्टम हमारी रियलिटी को बना सकता है तो हमें हर वक्त एक ही बात भी याद दिला सकता है, तुम्हें देखा जा रहा है। यही अगला हथियार है, सर्वेलेंस, और यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 4, द एज ऑफ सर्वेलेंस। आपको देखा जा रहा है। ये 4 शब्द इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपकी चालें नोट कर रहा है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस तक रिकॉर्ड कर रहा है, तो क्या आप कभी आजाद होकर जी पाएंगे?
नहीं, आप हर वक्त डर में रहेंगे और धीरे धीरे वैसे ही बर्ताव करने लगेंगे जैसा कोई ताकतवर सिस्टम आपसे चाहता है। यही है सर्वेलेंस सोसाइटी। ऑरवेल ने 1984 में बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू की चेतावनी दी थी। मतलब हर इंसान 24/7 निगरानी में है और सर्वेलेंस सिर्फ आपके एक्शंस पर नहीं, आपकी सोच पर भी है। ये सिस्टम चाहता है कि आप वही सोचें जो वो सोचने को कहे। आज हमारे समय में इसे समझना और आसान है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आपके फोन की लोकेशन, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, यहां तक कि आपके ऑनलाइन शॉपिंग चॉइसेस तक ट्रैक होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके हर लाइक, कमेंट और इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं और ये सब डेटा उन लोगों तक पहुंचता है जिनके हाथों में पावर है। अब सोचिए, सर्वेलेंस का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है, असली मकसद है कंट्रोल। जब इंसान जानता है कि उसे देखा जा रहा है तो वो खुद सेंसरशिप करने लगता है, वो अपने विचार छुपाने लगता है, वो किसी कंट्रोवर्शियल बात पर चुप हो जाता है। और यही तो सत्ता चाहती है, लोग खुद ही रिबेल बनना छोड़ दें बिना लाठी डंडे के। ये सर्वेलेंस सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी बैठ जाती है। ऑरवेल ने इसे कहा था थॉट क्राइम, यानी ऐसा क्राइम जो आपके एक्शन से नहीं, आपकी सोच से डिफाइन होता है। आप सिस्टम के खिलाफ सोच भी ले तो वो पनिशेबल है। और सच कहूं तो आज भी ऐसा है। कई बार लोग बिना कुछ बोले ही डर जाते हैं कि कहीं मेरी सोच किसी के सामने ना आ जाए। अब गौर कीजिए, ये सर्वेलेंस कल्चर हमें किस तरह बदल रहा है। इंसान असली खुद बनने से डरने लगता है। वो मास्क पहनकर जीता है और मास्क जितना लंबा पहना जाए उतना ही असली इंसान धीरे धीरे मरने लगता है। यही सर्वेलेंस की सबसे बड़ी जीत है। ऑरवेल की वार्निंग साफ है, अगर हम हर वक्त ये मानकर जीने लगे कि हम देखे जा रहे हैं तो हमारी आजादी सिर्फ इल्यूजन बनकर रह जाएगी। और आजादी का इल्यूजन सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि इंसान को लगता है कि वो फ्री है जबकि वो पहले से ही केज में है। अब सोचो, अगर सर्वेलेंस इंसान को इतना कमजोर बना देता है तो रेजिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? क्या सिस्टम के खिलाफ कोई असली रिबेलियन खड़ा हो सकता है? ऑरवेल ने इसका जवाब भी दिया था, और वो है इल्यूजन ऑफ रिबेलियन। यही हमारी अगली डिस्कशन का विषय है। चैप्टर 5, लैंग्वेज एज कंट्रोल। सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई शब्द ही न हो किसी चीज को बयां करने का, क्या तुम उस चीज के बारे में सोच भी पाओगे? यही सबसे बड़ा हथियार है सत्ता के पास, लैंग्वेज को कंट्रोल करना। ऑरवेल की किताब 1984 में इसको कहते हैं न्यू स्पीक। न्यू स्पीक का मतलब था धीरे धीरे लैंग्वेज को छोटा करना, वर्ड्स को काट देना। एग्जाम्पल लो, फ्रीडम जैसा वर्ड डिक्शनरी से गायब कर दिया जाए तो कुछ सालों में बच्चे जो नए पैदा होंगे वो फ्रीडम जैसा कॉन्सेप्ट कभी सीखेंगे ही नहीं। अगर उनके पास उस चीज का शब्द नहीं है तो वो उसे सोच भी नहीं पाएंगे। इस तरह सिस्टम सिर्फ तुम्हारे एक्शंस नहीं, तुम्हारे दिमाग और सोच पर भी कब्जा कर लेता है। ऑरवेल हमें ये चेतावनी देता है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, लैंग्वेज ही इंसान की सोच का घर है। अगर शब्द छोटे कर दिए जाएं, तो सोच भी छोटी हो जाएगी। अगर शब्द बदल दिए जाएं, तो सच भी बदल जाएगा। आज भी देखो, सोशल मीडिया पर कुछ टर्म्स बार बार रिपीट होती है। सिंपल स्लोगन्स, हैशटैग्स या ऐसे शब्द जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को यस और नो वाले आसान फ्रेम में ढाल देते हैं। इससे सोचने की कैपेसिटी कम होती जाती है। लोग गहराई से सोच ही नहीं पाते क्योंकि शब्द ही बचे नहीं हैं। और ये बात इतनी खतरनाक है कि ऑडियंस को हिला देती है। सिस्टम सिर्फ तुम्हें डराकर या निगरानी रखकर नहीं रोक रहा, सिस्टम तुम्हारे दिमाग की लैंग्वेज को ही छोटा बना रहा है ताकि तुम उसके खिलाफ सोच ही न सको। ऑरवेल कहता है, जब शब्द मरते हैं तो आइडियाज भी मर जाते हैं, और जब आइडियाज मर जाते हैं तो इंसान खुद इंसान नहीं रह जाता, वो बस सिस्टम का एक टूल बन जाता है। चैप्टर 6, लव एज अ क्राइम। प्यार, ये वो इमोशन है जिसे इंसान सबसे प्योर मानता है,
प्यार हमें हिम्मत देता है, रिबेलियन की आग जलाता है और सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की ताकत भी देता है। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई सिस्टम इतना ताकतवर हो जाए कि वो इंसान के दिल पर भी कब्जा कर ले और ये घोषित कर दे कि प्यार करना भी एक अपराध है, तो ऑरवेल की 1984 का यही सबसे डरावना कॉन्सेप्ट है। वहां सिस्टम समझ चुका था कि प्यार इंसान को आजाद करता है, क्योंकि जब इंसान किसी और इंसान से सच्चा कनेक्शन बनाता है तो वो सिस्टम के लिए खतरा बन जाता है। वो अब ब्लाइंडली सरकार की नहीं बल्कि अपने दिल की सुनेगा, और यही बात डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त नहीं। अब जरा आज के समाज में देखो, कितनी बार रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, कभी कास्ट के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर, कभी ट्रेडिशन के नाम पर। कई बार फैमिलीज और सोसाइटी तक डराती है कि ये रिश्ता मत निभाओ, लोग क्या कहेंगे। सिस्टम चाहे वो सरकार हो या समाज, उसे सबसे ज्यादा डर इंसान के पर्सनल बॉन्ड से होता है, क्योंकि जब लोग आपस में सचमुच जुड़ जाते हैं तो उनके बीच लॉयल्टी पैदा होती है, और ये लॉयल्टी सिस्टम की लॉयल्टी से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। ऑरवेल हमें बताता है कि डिक्टेटरशिप किसी को ओपनली प्यार करने की इजाजत नहीं देती, क्योंकि प्यार सिस्टम से बाहर की दुनिया है और सिस्टम चाहता है कि इंसान का हर इमोशन उसी की तरफ डायरेक्टेड हो। यहां तक कि 1984 में लोगों को सिखाया जाता है कि उन्हें सिर्फ बिग ब्रदर से प्यार करना है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका दिल भी आपका नहीं है। आज सोशल मीडिया को देखो, लोग रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने से डरते हैं क्योंकि ट्रोल्स, जजमेंट्स और हेट का डर होता है। कई कल्चर्स में अब भी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन लव को गुनाह माना जाता है। ये सब मॉडर्न रिफ्लेक्शंस हैं उसी बात के कि सिस्टम इंसान को उसके दिल से भी आजाद नहीं होने देता, और यही है सबसे बड़ा अपराध, जब इंसान को ये समझा दिया जाए कि प्यार करना भी गलत है। ऑरवेल हमें ये चेतावनी देता है कि जिस दिन किसी सोसाइटी में इंसान का दिल भी कंट्रोल हो जाएगा, उस दिन वहां रिबेलियन, क्रिएटिविटी और असली इंसानियत सब मर जाएगी। अब सवाल ये उठता है, अगर सिस्टम इतना ताकतवर है कि वो दिल और प्यार तक कंट्रोल कर सकता है, तो क्या वो हमारी लैंग्वेज, हमारी हिस्ट्री और हमारी पूरी रियलिटी भी बदल सकता है? यही कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में सामने आता है, चैप्टर 7, द डेथ ऑफ इंडिविजुअलिटी। जरा सोचो, तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे ड्रीम्स। लेकिन अगर कोई सिस्टम इतना ताकतवर हो जाए कि ये सब छीन ले, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? ऑरवेल की 1984 हमें दिखाती है कि डिक्टेटरशिप में सबसे पहले मरती है इंडिविजुअलिटी, यानी इंसान की अपनी पहचान। इस दुनिया में पर्सनल आइडेंटिटी की कोई कीमत नहीं। हर इंसान सिस्टम के लिए बस एक नंबर है, एक रिप्लेसेबल पार्ट है। तुम्हें वही सोचना है जो पार्टी कहेगी, वही बोलना है जो पार्टी सिखाएगी, और वही मानना है जो पार्टी चाहेगी। अगर तुम्हारे पास कोई अलग ख्याल है तो वो थॉट क्राइम है। अगर तुम्हारे पास कोई अलग चाहत है तो वो डिसलॉयल्टी है, और सिस्टम ये बर्दाश्त नहीं करता। इंसान की इंडिविजुअलिटी का मतलब है तुम्हारा खुद के लिए जीना। लेकिन ऑरवेल दिखाता है कि कैसे लोग धीरे धीरे खुद को भूल जाते हैं। वो सिर्फ वही चेहरा पहनते हैं जो सिस्टम को चाहिए। एग्जाम्पल, आज की दुनिया में कॉर्पोरेट कल्चर को देखो। लाखों लोग अपने असली इमोशंस और ओरिजिनलिटी को दबाकर बस वही दिखाते हैं जो एक्सेप्टेबल है। धीरे धीरे वो खुद को ही भूल जाते हैं। 1984 में यही होता है। हर जगह एक जैसा चेहरा, एक जैसी भाषा, एक जैसे स्लोगन्स। कोई अलग आवाज नहीं, कोई अलग सोच नहीं। जैसे पूरा समाज एक भीड़ बन गया हो, जिसमें सबके पास अलग नाम है लेकिन कोई अलग पहचान नहीं। ये सिस्टम इंसान को ऐसा बना देता है जैसे कोई टेम्पलेट हो, क्लोन की तरह। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब इंडिविजुअलिटी मर जाती है तो क्रिएटिविटी भी मर जाती है, इमेजिनेशन भी मर जाती है, और सबसे जरूरी चीज होप भी मर जाती है। ऑरवेल हमें यही चेतावनी देता है
अगर हम अपनी यूनिकनेस खो देंगे तो हम धीरे धीरे इंसान से मशीन में बदल जाएंगे। और यही डिक्टेटरशिप का अल्टीमेट सपना होता है, एक सोसाइटी जहां सब यूनिफॉर्म हो और किसी को अपनी आइडेंटिटी याद ही न रहे। चैप्टर 8, एटर्नल प्रेजेंट, नो पास्ट नो फ्यूचर। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है? ये कि तुम अपने पास्ट से सीखो और अपने फ्यूचर के लिए सपने देखो। पास्ट बताता है कि हम कहां से आए हैं और फ्यूचर हमें उम्मीद देता है कि चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अगर कोई सिस्टम दोनों छीन ले, ना पास्ट बचे ना फ्यूचर, तो इंसान किस पर टिकेगा? ऑरवेल इसे कहता है एटर्नल प्रेजेंट। 1984 की दुनिया में यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। पार्टी हर दिन हिस्ट्री को बदल देती है। कल जो सच था आज वो झूठ है, कल जो हीरो था आज वो ट्रेटर है। रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाते हैं, किताबें बदल दी जाती हैं, अखबारों में नई कहानियां लिख दी जाती है। पास्ट लिटरली मिटा दिया जाता है। और जब पास्ट ही फेक हो तो कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि सिस्टम झूठ बोल रहा है। फ्यूचर की हालत और भी खतरनाक है। सिस्टम साफ कहता है, हमारा मकसद कोई पैराडाइज बनाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ पावर को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना है। यानी कोई बेटर टुमारो का सपना ही नहीं छोड़ा जाता। कोई क्रांति, कोई बदलाव, कोई उम्मीद नहीं। सिर्फ यही मैसेज, आज जैसा है हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब इंसान के पास क्या बचा? सिर्फ एक एटर्नल प्रेजेंट, जहां हर दिन सिस्टम के हिसाब से जियो, बिना पास्ट पर सवाल पूछे और बिना फ्यूचर की उम्मीद किए। यही अल्टीमेट ट्रैप है। आज की दुनिया से कनेक्ट करो, जब बार बार हिस्ट्री बुक्स रीराइट होती है, जब मीडिया हर दिन नया नैरेटिव देता है और जब लोग फ्यूचर के बारे में सोचने से डरने लगते हैं, तो हम भी कहीं न कहीं उसी एटर्नल प्रेजेंट में फंस जाते हैं। एक ऐसा प्रेजेंट जो दिखने में नॉर्मल लगता है लेकिन असल में केज है। ऑरवेल की सबसे स्कैरी बात यही थी, अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे हाथ में नहीं और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे बस में नहीं, तो तुम्हारा आज भी तुम्हारा नहीं है। चैप्टर 9, द इल्यूजन ऑफ रिबेलियन, बगावत। इंसान की सबसे पुरानी ताकत। जब हालात बदतर हो जाते हैं तो दिल कहता है, अब बदलाव चाहिए। और यही सोच हर सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है। लेकिन ऑरवेल ने 1984 में हमें एक और खतरनाक सच दिखाया कि सिस्टम इतनी चालाकी से बना हो सकता है कि वो बगावत की चाहत को भी अपने कंट्रोल में ले ले। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ रिबेलियन। सोचिए, अगर कोई ताकत आपको ये यकीन दिला दे कि हाँ, सिस्टम के खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद है, सीक्रेट ग्रुप्स हैं, अंडरग्राउंड लीडर्स हैं, तो आपके दिल में एक उम्मीद जगेगी। आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप सोचेंगे कि एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन असली खेल ये है, वो रेजिस्टेंस भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। मतलब बगावत का इल्यूजन भी सत्ता नहीं बनाया है ताकि असली रिबेलियन कभी पैदा ही ना हो। अब इसे आज की दुनिया से कनेक्ट करो। कई बार आपको लगता है कि आप फ्री हो, आप वोट डाल सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इन सबसे सिस्टम की जड़ें हिलती हैं, या फिर यह सिर्फ एक कंट्रोल्ड वेंट है जिससे जनता को लगे कि वो पावरफुल है, जबकि असली पावर वही बनी रहती है जहां से सब कंट्रोल हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा डार्क है, क्योंकि इसका मतलब है कि इंसान न सिर्फ सिस्टम का गुलाम है, बल्कि उसकी उम्मीदें भी सिस्टम के डिजाइन का हिस्सा है। इंसान को एक सपना दिया जाता है ताकि वो सोचे कि कल सब ठीक होगा, और इसी सपने में वो पूरी जिंदगी गुजार देता है। ऑरवेल की ये चेतावनी हमें झकझोरती है कि अगर हम सिर्फ इल्यूशंस में जीते रहे तो असली बदलाव कभी नहीं आएगा। असली रिबेलियन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इंसान को साफ साफ समझ ना आए कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। और यही 1984 का सबसे बड़ा पंच है। ये किताब हमें कहती है, सावधान रहो, क्योंकि सिस्टम सिर्फ तुम्हारे एक्शंस नहीं, तुम्हारे सपनों तक को कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की असली गहराई। एक ऐसी किताब जो सिर्फ कहानी नहीं है,
बल्कि हमारे आज और कल की रियलिटी का आईना है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि ये सिर्फ फिक्शन नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए एक वार्निंग है। अब ये आप पर है। क्या आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इस पर सोचोगे और दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करोगे? अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस हिडन सच को समझ सके। कमेंट करके बताओ कि किस चैप्टर ने आपको सबसे ज्यादा हिलाकर रख दिया। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज और डीप ब्रेकडाउन्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि याद रखना, जितनी ज्यादा आवाजें उठेंगी उतनी ही मुश्किल होगी किसी भी सिस्टम के लिए हमें चुप कराना।